नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आशा करता है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट को हम चर्चा करेंगे और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा होगा, आपको बहुत मजा आएगा और एक अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ मद्रास से लेके और केशवानंद भारती तक के केस को कवर करने की करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जब आजाद हुआ था उस समय 1950 के पहले जो भारत की स्थिति थी, भारत दो चीजों से बहुत ज्यादा गुजर रहा था। एक गरीबी और उस समय के ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ था वो जमींदारी सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो पंडित नेहरू के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट दो बहुत कठिन समस्या थी कि पंडित नेहरू एक सोशलिस्ट आदमी थे, समाजवाद के विचारक थे। तो उनके गवर्नमेंट के सामने एक बहुत कठिन चुनौती थी, हाउ टू एरेडिकेट द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, और भारत से गरीबी कैसे हटाया जाए। और दूसरा एजुकेशनल रिफॉर्म इन द सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो उस समय एक सबसे बड़ी कठिन समस्या थी। जमींदारी सिस्टम एबॉलिश गवर्नमेंट करना चाहती थी, लेकिन उसके सामने एक समस्या यह थी कि उस समय जमींदारी सिस्टम जो लैंड था, वो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में था, जो कि एक इंडियंस को फंडामेंटल राइट था और फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो नहीं सकता। तो गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी कठिन चुनौती थी, कैसे जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करके और गरीबों में कैसे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और ये फंडामेंटल राइट एक सेफगार्ड था उन जमींदारों के लिए, और गवर्नमेंट चाहती थी कि उस जमीन को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि हमारे देश में सभी इक्वल आधार पे आए। जिनके पास एकदम एक कट्ठा भी जमीन नहीं है उनको जमीन मिले, जिससे कि वो खेती कर पाए। और तो इसके सामने गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी। तो आप जो कि ये राइट टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो था वो आर्टिकल 19 1F में था। अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट लॉ बना के अगर इसको डायरेक्ट बनाती अगेंस्ट राइट टू प्रॉपर्टी और इसको डिलीट कर देती, तो ये वायलेशन हो जाता फंडामेंटल राइट का। और ऑन द अदर हैंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड वन वेपन टू मेक लॉ फॉर द पुअर पीपल ऑन द कॉन्फिडेंस। तो गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ा हथियार था वो आर्टिकल 31, जो कि अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील हो चुका था, जो वो गवर्नमेंट को इंपावर करता था कि वो चाहे तो पब्लिक पर्पज के लिए प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकती है और उसके बदले वो कंपनसेशन दे सकती है। मींस अगर गवर्नमेंट चाहे तो आर्टिकल 31 के तहत वो जमींदारों से जमीन ले सकती है फॉर द पब्लिक पर्पज एंड गिव द कंपनसेशन टू जमींदार फॉर देयर लैंड। ये आर्टिकल 31 जो था ये प्रोवाइड करता था इक्वल जस्टिस, सोशल जस्टिस टू द वेरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आर्टिकल 46, तब आप इसके बाद आते हैं आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक नोबल प्रोविजन है और ये बात करता है, गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि जो उस समय 1951 में जो वीकर सेक्शन है, सोसाइटी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है, उनका प्रमोशन करता है। तो गवर्नमेंट के सामने एक पॉजिटिव पॉइंट था। और द लेजिस्लेचर, एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन था गवर्नमेंट के सामने। द क्वेश्चन बिफोर द लेजिस्लेचर इज हाउ कैन गवर्नमेंट प्रोवाइड अ स्पेशल एक्शन एंड इन्फोर्समेंट a directive principle of state policy empower the government to make law for abolition of जमींदारी system under article 39 clause B and 39 clause C। जैसा कि जानते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक गाइडिंग प्रिंसिपल आर्टिकल 39 क्लॉज बी आर्टिकल 39C देता है, जिसमें गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को वो इंपावर करने के लिए उनके फेवर में एक कानून बना सकता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। और जैसा कि उस समय एक वाक्यांश हो चुका था कि उस समय स्टेट एक केस आया था, उसी समय स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईरजन। और इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने वहां के जो बैकवर्ड बच्चे थे और उनके लिए उन्होंने एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया था फॉर द मेडिकल एंड एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि डायरेक्ट वायलेशन था आर्टिकल 50 क्लॉज 1 का। और इस पे ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड कर देती है। और मद्रास गवर्नमेंट उस समय मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास में गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन दिया था अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वायलेशन था। तो उस समय और इस समय फंडामेंटल राइट जो था वो डीपीएसपी से सुपीरियर था। और इस केस में ये हेल्ड हुआ
इसका लीगल इंपैक्ट क्या था? यू कैन नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट इन द ऑर्डर ऑफ द इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी, द मेन टास्क इज टू प्रोवाइड एजुकेशनल रिफॉर्म एंड लैंड रिफॉर्म। तो ये वाक्यांश हो चुका था गवर्नमेंट के सामने। तो इसके बाद इन सारी समस्याओं को हटाने के लिए गरीबी और जमींदारी सिस्टम, जो कि आर्टिकल 46 एम्पावर करता था गवर्नमेंट को, आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी ऑफ डीपीएसपी एक नोबल प्रोविजन जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं उनके उद्धार के लिए। ये डीपीएसपी है, एक स्टेट पॉलिसी है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला अमेंडमेंट होता है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और वो 1951 में होता है। और इसमें आर्टिकल 31A को ऐड किया जाता है, और इसी आर्टिकल 31A से 9 शेड्यूल को ऐड किया जाता है, और 9 शेड्यूल जो है वो आर्टिकल 13B के अंडर ऐड होता है। अब बात करते हैं जब 9 शेड्यूल की, तो इसको लाने की वजह क्या थी, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो 9 शेड्यूल था एक मैजिकल पेंडोरा बॉक्स था, मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है और इस 9 शेड्यूल में डाल देती है, तो वो कोई कैसा भी लॉ होगा, वो चाहे फंडामेंटल राइट को वायलेट ही क्यों नहीं करता, वो कभी जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं, वो उसके खिलाफ कोई कोर्ट में जा नहीं सकता, और गवर्नमेंट जो चाहे लॉ इस पेंडोरा बॉक्स में डाल सकती है। और ये दिस 9 शेड्यूल एवर टू हैव बिकम वर्ड, जो कभी वर्ड माना ही नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अपने लिए एक ऐसा हथकंडा अपनाया था। बाय दिस 9 शेड्यूल जमींदार सेज, और इसके बाद देखिए इस 9 शेड्यूल के बाद क्या हुआ, 9 शेड्यूल के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास एक हथियार मिल गया, 9 शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कोई भी लॉ जमींदार के खिलाफ बना सकती थी। इवन फंडामेंटल राइट वो चाहेगी वो 9 शेड्यूल में डाल देगी। तब जमींदार के पास ये कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाएं, और फिर वो इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये तो पहला केस सामने आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम द क्वेश्चन केम बिफोर द एजुकेशन, द सुप्रीम कोर्ट वाज एडजस्टिंग द वैलिडेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस केस में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसका वैलिडिटी चेक किया गया। The basic argument was before the Supreme Court that word law in Article 30 include constitutional amendment। तो जो शंकरी प्रसाद जो जमींदार साइड के पटिशनर थे, उन्होंने ये बोला कि जो आर्टिकल 13 है उसमें आर्टिकल 13(1)(3) में ये डिफाइंड है कि लॉ क्या होता है। तो आर्टिकल 31 क्लॉज 3 क्लॉज ये में ये दिया गया है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। और देखिए गाइज ये आर्टिकल 13 जो है एक इनेबलिंग प्रोविजन है, इसमें चीजें ऐड होती जाएंगी। इनेबलिंग का मतलब ये होता है। तो पेटिशनर ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार ने किया है उसको वो लॉ है, और लॉ आर्टिकल 13 में क्या देता है इससे रिलेट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने पेटिशनर ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार ने किया है वो लॉ है। इनके जमींदार के जो वकील थे उन्होंने ये बोला। और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये दिया गया है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part। पार्ट मीन्स पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड में क्या फंडामेंटल राइट पार्ट मतलब गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती, और इसको लॉ कहेंगे। और लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट लाई ये खत्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला, गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया कि पावर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो लॉ बनाने का पावर है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू होता है, जो कि आर्टिकल 246 में दिया है, और जो 368 है वो अलग है लॉ से। और इन्होंने ये बोला कि हमने जो अमेंडमेंट किया है एक उस समय देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हुआ। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हैसियत से किए हैं, और जो कि लॉ डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया, और इसका मतलब इस केस में ये हुआ कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ आर्टिकल 13 इज इनइक्वल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 13 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग हैं। अब इसके बाद इस केस में ये हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट जीत चुकी थी, और इसके बाद से गवर्नमेंट
ने लगातार अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। इसके बाद 17 अमेंडमेंट आया और इसी अमेंडमेंट में सिमिलर सेम केस में इसको चैलेंज किया गया था और सेम केस में और सिमिलर डिसीजन वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान which challenges the validity of the 17th amendment. In Golaknath versus State of Punjab, the validity of the Constitution 17 Amendment Act 1964 again challenges, which inserted a State Act in 9 schedule. फिर इसी 17th अमेंडमेंट को सिमिलर डिसीजन जो दिया गया था वो सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में दिया गया था और इस 17 अमेंडमेंट को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इसको चैलेंज किया जाता है और जो एक्ट 9 शेड्यूल में ऐड किए हैं उसके खिलाफ। तो इसके बाद आता है कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव्ड कर दिया शंकरी प्रसाद को। शंकरी प्रसाद में जो हेल्ड हुआ था कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। और फिर केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दो भाई थे, एक हेनरी गोलकनाथ और एक विलियम गोलकनाथ। तो ये पंजाब के जमींदार थे। इनके पास जो ज़मीनें लगभग 500 एकड़ थी और इनकी ज़मीनें कट पिट के 330 एकड़ बच गई थी। तो जाहिर सी बात है किसी की अगर ज़मीन 500 एकड़ है और उसके बाद इस कानून के बाद 30 एकड़ बच जाती है तो जाहिर सी बात है वो बेचैन तो होगा ही। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में पहली बार 11 जजेस बेंच बैठी थी। 11 जजेस बेंच बैठेगी जो कि 1967 में हुआ था। ये कोर्ट के सामने गया। तो इस केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो टेक अवे द फंडामेंटल राइट। मीन्स इस बार गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनके जमींदार के फेवर में जजमेंट दिया और ये बोला कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकती है। अब इसका मैं पॉलिटिकल सिनेरियो बताता हूँ ये इस कैसे हुआ। तो जब ये मामला गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सरकार ने बोला सर ये तो ऑलरेडी डिसाइड है, आप देख लीजिए सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑलरेडी हेल्ड हो चुका है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड एंड लॉ इज डिफरेंट एंड लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। साहब ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड पावर की जो बात कर रहे थे कि पावर देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का पावर 368 में देता है। ठीक, तो उस टाइम जो 368 था उसमें पावर नहीं प्रोसीजर था, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पावर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मीन्स कि 368 गवर्नमेंट बोली कि साहब 368 आर्टिकल 368 हमें ये पावर देता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उस समय 1967 में अमेंडमेंट नहीं हुआ था। अब जाके देखिएगा उसमें प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। तो जब पावर पार्लियामेंट के पास है नहीं, पावर उसमें दिया नहीं है, प्रोसीजर दिया है, तो हाउ कैन यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से इनके फेवर में आया और इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास 246 के तहत ही आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को आप चेंज कर सकते हैं और पावर है नहीं। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो एब्सोल्युटली अमेंड द फंडामेंटल राइट, देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बाद में जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें प्रोसीजर की जगह पावर ऐड किया गया। तो इस हिसाब से गोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब इसके बाद क्या होगा?